हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो जो आपकी जो आंसर राइटिंग क्लास है, जो आंसर राइटिंग क्लास स्टार्ट होने वाली है, वो 15 जनवरी से चालू होना है। उसका आज ये डेमो टेस्ट सेकंड था, सेकंड नंबर का डेमो टेस्ट है। आज आपका पेपर फर्स्ट पार्ट बी का टेस्ट था, ठीक है। और इस टेस्ट को आपको 40 मिनट में करना था। इसके पूर्णांक थे 65। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के क्वेश्चन क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे। वो आपके प्रश्न थे, एटलस पर्वत, जागृत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण लिखिए। ये 2022 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस बार जो 2022 हुआ है उसमें मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। नील नदी, खादर, एनडीआरएफ और भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्रों के नाम लिखिए। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इसके बाद हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर वाले आपके प्रश्न हैं। 5 से 6 पंक्तियाँ या 7-8 लाइन वहाँ पे मिलती हैं कॉपी में मेंस की, उनमें आपको इसको लिखना था। तो देखो, पहला प्रश्न आपका था लघु उत्तरीय प्रश्न में, छोटा नागपुर के पठार पर लघु टिप्पणी लिखिए। दूसरा था बुंदेलखंड के पठार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा था आपका मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र में मद आपदन पर लघु टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी 2022 का जो आपका मेंस हुआ है उसमें आया हुआ है, ठीक है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आपका जो पाँचवा क्वेश्चन था वो था जीपीएस क्या है, इसके अनुप्रयोगों को समझाइए। फिर आपका जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आपको 11 मार्क का क्वेश्चन दिए हुए थे। 11 नंबर वाले क्वेश्चन दिए हुए थे दो, जिनको आपको 2 पेज में लिखना था। तो देखो, पहला है भारत में स्थित हिमालय की पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। जो भारत में हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति की व्याख्या करना था, ठीक है ना, कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ठीक है। ये आपका 2 पेज में लिखना था आपको। आपको जो दूसरा क्वेश्चन था वो था ज्वालामुखी क्या है, विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण समझाइए। ये भी आप मेंस का पेपर उठा के देखना, 2022 का मेंस का प्रश्न है ये, ठीक है। पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में ये आया हुआ है कि ज्वालामुखी क्या है, विश्व के ज्वालामुखियों का वितरण समझाइए, ठीक है। इस पूरे पेपर को आपको 40 मिनट में सॉल्व करना था। चलिए हम इसके आंसर देख लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन जो है वो है एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत को आपको 3 लाइन में लिखना था कि एटलस पर्वत क्या है, एटलस पर्वत के बारे में बताना था। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो किस प्रकार से करना है एटलस पर्वत को। पहली लाइन मैंने लिख दिया एटलस पर्वत के बारे में कि यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक वलित पर्वत है, ठीक है ना। तो पहली लाइन में ही मैंने 2 फैक्ट लिख दिए कि यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, पहली बात तो। फिर दूसरा, एक क्या है, वलित पर्वत है, ठीक है ना। जैसे हिमालय भी एक वलित पर्वत है, यह भी एक वलित पर्वत है। तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक वलित पर्वत है। फिर मैंने इसकी लंबाई बता दी कि इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। मैंने इसका विस्तार बता दिया कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। उत्तरी अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में क्या है, ये फैला हुआ है। मैंने इसकी सर्वोच्च चोटी बता दी, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ट्यूब बाकल, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। फिर मैंने लिख दिया एटलस पर्वत के बारे में थोड़ा सा नीचे कि यह भूमध्य सागर और सहारा रेगिस्तान के मध्य प्राकृतिक अवरोध का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार से एटलस पर्वत को करना था, ठीक है ना। तो 3 लाइनों में लिखना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं डाल देता हूँ, जिससे क्या कहते हैं आपके लिए थोड़ा सा जानकारी के लिए डाल देता हूँ। आपको 3 लाइनों में इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जी जो आप जैसे आपने पहली लाइन लिखी, इसके बाद आप लंबाई लिख रहे हो, ठीक है ना। लंबाई उसी लाइन में आपको लिख देना है विस्तार, ठीक है ना। फिर आपने सर्वोच्च चोटी लिख दी, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, जिस जगह यहाँ बचती नहीं तो नीचे लिख सकते थे। फिर जो ये वाली लाइन है उसको यहीं से शुरू कर सकते थे आप, ठीक है ना। तो आपको 3 लाइनों में करना है इस चीज़ को। फिर देख लेते हैं जागृत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण लिखिए। ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन था जागृत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण लिखिए। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो रहे हैं, जो 3 लाइनों में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन इसी बार पूछा गया है 2022 के मेंस में, ठीक है। तो देखो, तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं कि 3 उदाहरण लिखिए, ठीक है, 2 उदाहरण लिखिए, 5 उदाहरण लिखिए, तो आपको डायरेक्ट आप उस आंसर में सीधे सीधे उदाहरण लिख सकते हो, जो पूछा गया वो लिख सकते हो आप। तो देखो मैंने वही लिखा है। तो पहला मैंने जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण बता दिया कि स्ट्रॉम वैली है। स्ट्रॉम वैली जो है लिपारी द्वीप इटली में है। स्ट्रॉम वैली के बारे में एक और फैक्ट है कि यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने माउंट एटना बता दिया, ये भी इटली में है। फिर मैंने कोटोपैक्सी बता दिया, ये भी दक्षिण अमेरिका में। ये सारे ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं, सभी जागृत ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव वोल्केनो है ये।
आप फ्यूजियामा भी लिख सकते थे, फ्यूजियामा जापान में, तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। ठीक है ना, 3 लिख दोगे काम बन जाएगा आपका। 4-5 लिखना, आप 4-5 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें जगह तो बची रही है। तो इस प्रकार से आपको करना था। वैसे आप 3 ही लिखाओगे तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है नील नदी से संबंधित। तो नील नदी के बारे में बताना था 3 लाइनों में। तो देखो नील नदी को मैंने किस प्रकार लिखा है। पहले मैंने लिख दिया कि यह अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन से महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इसका उद्गम जो होता है विक्टोरिया झील से होता है, मतलब जहाँ से निकलती है, शुरुआत जहाँ से होती है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। फिर मैंने इसका मैंने मुहाना बता दिया कि यह भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है ना, नदी कहीं से चालू होगी और भूमध्य सागर में गिर रही है, कहीं पे गिरेगी। जैसे यहाँ से निकल रही नील नदी और यहाँ पर जाके गिर रही है, यहाँ पे भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर यहाँ पे ये विक्टोरिया झील से निकली। तो इस प्रकार से नील नदी बहती है। फिर मैंने लंबाई बता दी, क्योंकि सबसे लंबी नदी है तो लंबाई बता दी मैंने 6853 किलोमीटर। फिर मैंने नीचे एक और फैक्ट बता दिया कि अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों से गुजरती है। आसवान बांध और नासिर झील नील नदी पर है। तो इस प्रकार से आपको नील नदी को करना था। कोई भी नदी आपसे पूछी आती तो आपको इसी प्रकार से बता देना है। नर्मदा नदी आती है तो आपको लिखना है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की जिस भी नंबर की वो नदी है वो लिख देना है आपको। उसकी लंबाई बता देना है, उसका उद्गम बता देना है आपको। ठीक है, उसका मुहाना बता देना है कि अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने जलों से होकर बहती है, कुछ भी आप फैक्ट लिख सकते हो। ठीक है ना, इंदिरा सागर बांध या सरदार सरोवर बांध इसी पर बनाया गया है नर्मदा नदी पर। तो कोई भी नदी आए तो आप इस फॉर्मेट में उस नदी को लिख सकते हो, चाहे वो वर्ल्ड की पूछे, चाहे वो इंडिया की पूछे, चाहे वो मध्य प्रदेश की पूछे। ठीक है, फिर अब अगला आपका क्वेश्चन था, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था खादर। तो आपको खादर को लिखना था कि खादर है क्या। ठीक है, तो देखो मैंने खादर को किस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि खादर है क्या। तो बाढ़ से प्रभावित नवीन जलोढ़ से निर्मित निचले क्षेत्र को खादर कहते हैं। खादर क्या है? निचला क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, बाढ़ अक्सर आती रहती है। और बाढ़ अक्सर आएगी तो बाढ़ अपने साथ में, जो नदियों की बाढ़ होती है, नदियों का पानी होता है, अपने साथ में क्या करता है, नवीन मृदा लाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी लाता है। तो मैंने वही लिख दिया पहली लाइन में कि बाढ़ से प्रभावित नवीन जलोढ़ से निर्मित निचले क्षेत्र को खादर कहते हैं। फिर मैंने इसका विस्तार बता दिया कि इसका विस्तार कहाँ का है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, जब आप कॉपी में इसको इस प्रकार से लिखोगे तो इसका यहाँ तक आप लिख पाओगे और बाकी चीज़ आपकी दूसरी लाइन में आ जाएगी। दूसरी लाइन में आने के बाद में आपको बगल से ही विस्तार डाल देना है, विस्तार लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। मैं केवल समझाने के लिए आपको दूर दूर स्पष्ट लिखा है, आपको उन 3 लाइनों का पूरी तरीके से उपयोग करना है। ठीक है, वहाँ पर फिर देखो मैंने अगला फैक्ट बता दिया खादर में कि यहाँ कांप मृदा पाई जाती है। कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? खादर क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से खादर को लिखना था। ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, फिर देखो एनडीआरएफ। तो ये आपदा प्रबंधन वाला जो आपकी यूनिट है उससे ये क्वेश्चन है। एनडीआरएफ को आपको लिखना था कि एनडीआरएफ है क्या। तो देखो पहला फैक्ट मैंने क्या लिखा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया कि है क्या, ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। फिर मैंने इसका मुख्यालय बता दिया कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। फिर मैंने इसका गठन बता दिया, किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2006 में इसका गठन किया गया। तो गठन की सन भी बता दी मैंने और किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया वो भी बता दिया मैंने। फिर मैंने इसका नोडल मंत्रालय बता दिया कि किस मंत्रालय के अंतर्गत एनडीआरएफ आता है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एनडीआरएफ आता है, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है ना, ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। फिर मैंने इसका कार्य बता दिया। तो दो कार्य उसके नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। क्या कार्य करता हुआ, आपदा प्रबंधन, आपदा बचाव व राहत, ये सब कार्य करता है। कहीं पर भी बाढ़ आ जाती है तो एनडीआरएफ के जो बटालियन होती है वो जाती हैं। 15 बटालियन इसकी हैं पूरे देश में। तो ये सब एनडीआरएफ से संबंधित फैक्ट हैं। ये आपसे 5 मार्कर में भी आ सकता है क्वेश्चन और ये आपसे 3 मार्कर में भी आ सकता है। फिर से देख लो एक बार। मैंने फुल फॉर्म लिख दिया इसका, पहला नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। फिर मैंने इसका मुख्यालय बता दिया कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिर मैंने इसका गठन बता दिया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ है और वर्ष 2006 में। नोडल मंत्रालय बता दिया कि गृह मंत्रालय है। कार्य बता दिए कि आपदा प्रबंधन, आपदा बचाव व राहत। तो इस प्रकार से आप 3 मार्कर क्वेश्चन को आपको लिखना है। ठीक है, फिर पूछे थे आपसे जो लास्ट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो था भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्रों के नाम लिखने थे।
तो भारत में पेट्रोलियम कई जगह पर होता है, ठीक है ना। असम में भी होता है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। तो हमने कुछ कुछ इसके क्षेत्र लिख लिए, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधे सीधे उनके आंसर लिख देने हैं, उसमें कुछ भी आपको भाषा नहीं लिखना है कि आप भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा कि आप पेट्रोलियम के बारे में बताने लगो, ये सब नहीं करना आपको, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट लिख देना है जो क्षेत्र है। तो देखो कुछ प्रमुख क्षेत्र मैंने लिख दिए केवल आपकी जानकारी के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं। देखो कलोल और अंकलेश्वर ये पेट्रोलियम क्षेत्र है, ये गुजरात में है। बॉम्बे हाई और बसीन ये भी पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, ये महाराष्ट्र में है। माकुम, डिगबोई और नहर कटिया ये भी पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, ये असम में है, ठीक है। तो असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी में पेट्रोलियम के भंडार हैं, माकुम, डिगबोई, नहर कटिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, ठीक है ना। ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है इसके तहत आपको इस प्रकार से आंसर राइटिंग कराई जाएगी। आप जब इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लोगे, 15 तारीख से चालू हो रहा है, ठीक है। तो आप जो लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में ही वीडियो आपको भेजी जाएगी। ये आंसर डिस्कशन क्लास है, इसी प्रकार की आंसर डिस्कशन क्लास हर पेपर के बाद में होगी। तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में होना क्या है कि आपको एक पेपर मिलेगा, 40 मिनट का आपको पेपर मिलेगा। उस 40 मिनट के पेपर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप होगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपने घर में, अपने रूम में, जहाँ से भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो वहाँ से लिखना है, उस कॉपी में लिखना है और उसको PDF बना के अपलोड कर देना है टेलीग्राम ग्रुप में। फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको शाम को आंसर डिस्कशन क्लास मिलेगी। 40 मिनट का रोज़ का पेपर रहेगा, ठीक है। और 40 मिनट के अंदर आपको लिखना होगा इसको, और आप घर बैठे ही आंसर राइटिंग क्लास कर सकते हो। उसकी फ़ीस बहुत ही कम रखी हुई है, मात्र 1299 रुपये। 1299 रुपये में आप इस ऑनलाइन आंसर राइटिंग क्लास को कर सकते हो, और आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो यहाँ से मटेरियल मिलेगा, जो मॉडल आंसर के रूप में आपको मटेरियल मिलेगा, उसका भी आप यूज कर सकते हो। वो सारे इस प्रकार से ड्राफ्ट होगा, वो पूरा मॉडल आंसर इस प्रकार से ड्राफ्ट होगा जिस प्रकार से आप परीक्षा में उसको लिखते हो, ठीक है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप 15 तारीख से इसको ज्वाइन कर सकते हो। कल भी एक डेमो टेस्ट आपका होगा। कल का जो डेमो टेस्ट होगा वो पेपर सेकंड का होगा, पेपर सेकंड पार्ट ए का। उसके बाद 15 तारीख से आपकी क्लास चालू हो जाएगी, और 5 मार्च तक का आपका शेड्यूल है। 5 मार्च को आपका जो क्या कहते हैं लास्ट आंसर राइटिंग क्लास होगी, 5 मार्च को। और यदि तिथियों में परिवर्तन होता है, जो आपकी मेंस है 2023 का, यदि उसकी तिथियों में परिवर्तन होता है तो आपका शेड्यूल भी चेंज हो जाएगा। जैसे किसी यूनिट से एक आपका पेपर होना था, एक आंसर राइटिंग क्लास होनी थी, फिर आगे जाके उस यूनिट से 2 या 3 आंसर राइटिंग क्लास भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से शेड्यूल को चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तारीख आपकी 11 मार्च है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो पूरी आंसर राइटिंग क्लासेस की इसको शेड्यूल किया गया है। फिर देख लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो हैं वो हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। 6 से 7 लाइन या 7 से 8 लाइनों में आपको लिखना था। पेपर में मिलती हैं 8 से 9 लाइनें लिखने के लिए, ठीक है। इस बार जो पेपर 2022 का जो कॉपी मिली थी पेपर में मेंस में, उसमें एक पेज दे दिया था। तो कई बच्चे कन्फ्यूज हुए थे कि एक पेज लिखना है, तो एक पेज नहीं लिखना था, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा था 50 वर्ड, तो आपको 50 वर्ड में ही लिखना था। पूरा पेज आपको भरने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चे गलती करके आ गए। इसी प्रकार से आपको 8 या 9 लाइनें वहाँ पर मिलेंगी, जो आपका अगला मेंस होगा उसमें मिलेंगी। यदि एक पेज आता है तो आपको उतना ही लिखना है जितना आप करके आए हो, जितना क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखो पहला जो आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है, छोटा नागपुर के पठार पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो छोटा नागपुर के पठार को लिखना है कि छोटा नागपुर के पठार के बारे में लघु टिप्पणी करनी है। तो देख लो, सबसे पहले मैंने इसका इंट्रो बता दिया कि यह प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह पेनी प्लेन का उदाहरण है, ठीक है ना। तो मैंने इसके इंट्रो में लिख दिया थोड़ा सा कि यह क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का क्या है, उत्तरी विस्तार है। इसका निर्माण मैंने बता दिया कि इसका निर्माण कौन से काल में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। फिर मैंने बता दिया कि यह पेनी प्लेन का क्या है, उदाहरण है। फिर मैंने इसका विस्तार बता दिया कि इसका विस्तार क्या है, मूल रूप से झारखंड और उड़ीसा में फैला हुआ है ये, तथा बिहार और पश्चिम बंगाल में भी आंशिक रूप से ये फैला हुआ है। मैंने इसका क्षेत्रफल बता दिया कि 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है।
फिर मैंने इसकी सबसे ऊंची चोटी बता दी कि पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर मैंने इसमें नदियाँ बता दी कि छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, दामोदर नदी। कोई भी पठार आपसे पूछता है, कोई भी प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है ना, भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उससे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैंने। कोई भी प्राकृतिक प्रदेश आपसे पूछता है, सतपुड़ा पर्वत पूछ ले आपसे, आपसे कोई भी पठार पूछ ले, तो उस पठार को, उस पर्वत को, उस मैदान को आपको इसी तरीके से लिखना है, इसी फॉर्मेट में आप उसको लिखोगे। ठीक है, कि देखो क्या लिखोगे, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार, थोड़ा बहुत इंट्रो लिखोगे, फिर उसका निर्माण बता दोगे, काय का उदाहरण है वो बता दोगे। ठीक है, फिर उसका विस्तार लिख देना एक हेडिंग। तो ये आपका फॉर्मेट हो रहा, ये फॉर्मेट है किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को लिखने का। फिर उसका क्षेत्रफल बता दो कि क्षेत्रफल कितना है। फिर उसकी सबसे ऊंची चोटी बता दो कि पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है। उस मैदान में या उस पठार में या उस पर्वत से निकलने वाली नदियाँ बता दो कि कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। फिर बता दो खनिज, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिजों के लिए फेमस है, इसको भारत का रूल प्रदेश भी बोलते हैं, काय की वजह से, खनिजों की वजह से। तो देखो मैंने खनिज लिख दिए कि कौन कौन से खनिज छोटा नागपुर के पठार में मिलते हैं। तो देखो मैंने बता दिया कोयला, कोयला के लिए झिरिया खान, कोष्टक में मैंने ये झिरिया लिखा है, ये खान है, प्रसिद्ध खान है छोटा नागपुर के पठार में कोयले के लिए, झिरिया खान। फिर मैंने बता दिया कि तांबा, तांबा के लिए मुसाबनी खान है। यूरेनियम, यूरेनियम जादूगोड़ा खान से होता है, ये भी छोटा नागपुर पठार में। अब भड़क के लिए बता दिया मैंने कोडरमा फेमस है, ये भी छोटा नागपुर पठार में। साथ साथ मैंने लिख दिया लोहा। तो इतने सारे खनिज पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में, और भी पाए जाते हैं, प्रमुख प्रमुख हमने लिख दिए, क्योंकि हम 5 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ हम लिख नहीं सकते। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार हम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब आप लिखोगे किसी भी पठार को, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को, तो आपको क्या होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। यदि आप सीधा पैराग्राफ में लिखाओगे, इस प्रकार की आप हेडिंग नहीं बनाओगे उसमें, ठीक है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ऐसे इस तरीके से आप पैराग्राफ में लिख के आ जाओगे, सारी लाइनें भराओगे, तो आपको वहाँ पे मिलेगा 1 नंबर। यदि आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हो तो आपको 3 नंबर से 3 से 3.5 नंबर मिल सकते हैं, जो बहुत अच्छे नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना, 3 से 3.5 नंबर 5 नंबर में बहुत अच्छे नंबर कहलाते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो इसी प्रकार से करना। तो मैंने खनिज बता दी, फिर मैंने थोड़ा सा महत्व बता दिया कि छोटा नागपुर का पठार का महत्व क्या है। तो देखो 7 महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेशों में से एक है ये देश के, छोटा नागपुर का पठार सबसे अधिक खनिज संपन्न पठार है। जमशेदपुर जो है इस्पात राजधानी है, इसी पठार में आती है। ठीक है, कई सारी फैक्ट्रियां हैं इसी पठार में है। फिर देखो मैंने लास्ट की लाइन लिख दी कि खनिजों की दृष्टि से संपन्न होने के कारण, ठीक है ना, भारत का रूल प्रदेश भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट लाइन मैंने लिख दी कि खनिज की दृष्टि से संपन्न होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, भारत का रूल प्रदेश बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको छोटा नागपुर के पठार को करना था। इसी प्रकार से आप कोई भी पठार आपसे पूछा जाता है तो इसी प्रकार से आपको किसी भी पठार को करना है। ये आपका फॉर्मेट हो गया। फिर देख लो अगला जो क्वेश्चन है वो एमपी ज्योग्राफी का है कि बुंदेलखंड के पठार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये जो है एमपी ज्योग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखो बुंदेलखंड के पठार का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो इसको भी आपको 7-8 लाइनों में लिखना है। ठीक है ना, तो देखो किस प्रकार से करेंगे। तो देखो इसका निर्माण विंध्यन पर्वत की अपरदन, नीस व गिरनाइट चट्टानों से हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने बुंदेलखंड पठार का निर्माण बता दिया। ठीक है, कि कैसे हुआ है, विंध्यन पर्वत की अपरदन, नीस व गिरनाइट चट्टानों से हुआ है। फिर मैंने क्या किया, बुंदेलखंड पठार की स्थिति बता दी, किसकी स्थिति कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। ठीक है, यदि आपको अक्षांश और देशांतर आपको पता है तो आप अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ही कठिन काम है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद रखना। ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश के जितने भी प्राकृतिक प्रदेश हैं उन सबका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद रखना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए मैंने स्थिति इस प्रकार से बता दी कि मध्य प्रदेश का उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुंदेलखंड का पठार क्या है, स्थित है। फिर मैंने बता दिए जिले, कौन कौन से जिले आते हैं बुंदेलखंड के पठार में। तो देखो जिले आते हैं दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ग्वालियर की डबरा व पिछोर तहसील और भिंड की लाहार तहसील, ये सब आते हैं बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, फिर मैंने बता दिया इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.70% है बुंदेलखंड का पठार। फिर मैंने वर्षा बता दी कि बुंदेलखंड के पठार में वर्षा कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है बुंदेलखंड के पठार में। फिर मैंने मिट्टी बता दी कि मिट्टी क्या है, मिश्रित मिट्टी है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। फिर मैंने फसल बता दी कि बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन सी फसल होती है,
तो देखो गेहूँ की फसल, ज्वार की फसल, बाजरा की फसल होती है। फिर मैंने कुछ नदियाँ बता दी कि कौन कौन सी नदियाँ प्रभावित होती हैं। तो मैंने बता दी कि बेतवा, धसान, केन, आप साथ में लिख सकते थे बीना। तो ये सब बुंदेलखंड के पठार से प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं। फिर मैंने वन बता दिए कौन कौन से वन बुंदेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता, बबूल, खेर पाए जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने कुछ खनिज बता दिए। बुंदेलखंड का पठार जो है वो फेमस है हीरा के लिए। जो छतरपुर की जो हीरा खान है, पन्ना, छतरपुर और सतनाम में जो हीरे पाए जाते हैं वो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आती है। तो देखो, तो खनिज जो है दतिया से सीसा निकलता है। दतिया बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, वहाँ से सीसा की प्राप्ति होती है। छतरपुर से हीरा, डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने इसके खनिज बता दिए। फिर मैंने बता दिया कुछ पर्यटन इसका। ठीक है। तो पर्यटन जो है खजुराहो में के मंदिर जो हैं विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं खजुराहो के। ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर है ये। तो छतरपुर में है, सबसे पहला तो यही लिखना था। फिर देखो निवाड़ी में जो ओरछा का किला है, पहले ओरछा जो था, ओरछा का किला, ओरछा जो आता था टीकमगढ़ जिले में, फिर जब निवाड़ी जिला बन गया तो निवाड़ी बनने लगा। तो निवाड़ी में ओरछा का किला है, राम राजा सरकार मंदिर है, जहांगीर महल है। फिर मैंने दतिया दुर्ग भी बता दिया कि दतिया दुर्ग जो है वो भी एक दर्शनीय स्थल है। पीताम्बरा पीठ भी दर्शनीय स्थल है। सोनागिरी जैन मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। ठीक है ना, पर्यटन में छतरपुर के। ठीक है। और फिर मैंने लास्ट लाइन लिख दी, क्योंकि हम आपको ध्यान रखना है, आप 5 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हो, ज़्यादा कुछ इसमें लिख नहीं सकते, ज़्यादा कुछ आप इसके बारे में आप लिख नहीं सकते। ठीक है। तो फिर लास्ट लाइन मैंने लिख दी कि औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे क्या है, पिछड़ा प्रदेश है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश है, यहाँ के लोग पलायन करते हैं जॉब के लिए। ठीक है ना, बाहर जाते हैं बुंदेलखंड से। ठीक, तो औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है। ठीक है ना। तो उद्योगों का ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। यदि हम मालवा की तुलना में देखें तो बुंदेलखंड के पठार में उद्योग बहुत कम है। तो इस प्रकार से करना था बुंदेलखंड के पठार को। कोई भी प्राकृतिक प्रदेश आपसे पूछे तो उस प्राकृतिक प्रदेश को आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। मध्य प्रदेश का कोई भी प्राकृतिक प्रदेश आपसे पूछ ले, वो चाहे वो बुंदेलखंड का पठार पूछे, चाहे मालवा का पठार पूछे, चाहे वो बघेलखंड का पठार पूछे, चाहे वो रीवा पन्ना का पठार पूछे, चाहे वो मध्य भारत का पठार पूछे, चाहे वो नर्मदा घाटी पूछे, आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखना है, पहले उसका निर्माण बता देना है। ठीक है। फिर उसकी स्थिति बता देना है कि उसकी स्थिति कहाँ है मध्य प्रदेश के मैप में, मतलब मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में वो आ रहा है, उत्तर क्षेत्र में आ रहा है, दक्षिण क्षेत्र में आ रहा है। फिर उसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उनको बता दो। फिर उसका क्षेत्रफल बता दो, क्षेत्रफल कितना है। फिर उसमें वर्षा कितनी होती है वो बता दो। फिर उसकी मिट्टी बता दो। फिर उसमें फसल बता दो। फिर उसमें प्रभावित होने वाली नदियों के नाम बता दो। ठीक है। फिर आप वन बता दो, वहाँ पे वन। फिर आप खनिज बता दो कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। फिर आप पर्यटन बता दो कि कौन कौन सा पर्यटन वहाँ पर है। और फिर लास्ट में आप कोई भी विशेष बात लिख दो उस पठार के बारे में कि उस पठार में होता क्या है। तो औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है ये बुंदेलखंड का पठार। तो इसी प्रकार से किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को, जो भी प्राकृतिक प्रदेश आपको क्या कहते हैं पूछा जाता है पेपर में, तो आपको लिखना है। ठीक है। तो यही आंसर राइटिंग है, जिसमें आपको बताया जाता है किस प्रकार से आपको आंसर को वहाँ पे सॉल्व करना है। फिर देखो ये क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है 5 मार्क का क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन पर लघु टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन इसी बार के 2022 के मेंस में आया है, इसलिए मैंने उठा के आपको ये कराने की कोशिश की है। ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास ज़्यादा मटेरियल रहता नहीं है, ज़्यादा कुछ स्पष्ट चीज़ें हमारे नोट्स में है नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपका है मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन पर लघु टिप्पणी लिखिए। 2022 मेंस में ये क्वेश्चन आया है। पेपर उठा के आप देखना, अभी जो पेपर हो रहे हैं इसी महीने में, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उसका आंसर करते हैं, चलिए हम। तो देखो पहली लाइन मैंने लिख दी कि मृदा के पोषक तत्वों और कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट कट कर या बहकर पहुँचना ही क्या है, मृदा अपरदन है। तो पूछा आपसे क्या गया है क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन पर लघु टिप्पणी लिखी। तो पहली लाइन में मैंने मृदा अपरदन को बता दिया, फिर मैंने मृदा अपरदन की स्थिति बताई है। ठीक है ना। क्वेश्चन में भी लिखा है कि चंबल क्षेत्र के मृदा अपरदन पर लिखिए, और वास्तव में चंबल क्षेत्र जो मध्य भारत क्षेत्र है वहीं पर मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो देखो मैंने लिख दिया कि मध्य प्रदेश का मध्य भारत का पठार या चंबल क्षेत्र मृदा अपरदन की समस्या से क्या है, सर्वाधिक प्रभावित है। इनमें श्योपुर, मुरैना, भिंड सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है ना। फिर मैंने प्रकार बता दिए कौन से प्रकार का अपरदन होता है। तो देखो
जो मध्य भारत का पठार या चंबल क्षेत्र है वहाँ पे होता है अवनालिका प्रकार का अपरदन। ठीक है, फिर मैंने कारण बता दी कि कारण क्या है मृदा अपरदन के चंबल क्षेत्र में। तो देखो, सबसे पहला कारण है चंबल नदी का अत्यधिक तेज बहाव है। ठीक ना, चंबल नदी बहुत तेज बहाव से बहती है, जो मिट्टी को क्या है, चंबल का पानी काटता है। ठीक है ना, फिर तेज हवाएं इस क्षेत्र में बहुत चलती हैं, तीव्र वर्षा का होना भी, और जलवायु परिवर्तन। ठीक ना, और नदियों के किनारे बांधों का निर्माण, अनुचित कृषि पद्धति, अवैध रेत उत्खनन, वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण, ये सब क्या है, कारण है मृदा अपरदन के चंबल क्षेत्र में। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि आपको कोई स्पेसिफिक कारण पता नहीं है। ठीक है ना, मृदा अपरदन के ना आपको किसी नोट्स में ये दिया हुआ होगा। तो इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हो कि सबसे पहला कारण तो क्या है, चंबल नदी का तेज बहाव। ठीक है ना, फिर तेज हवाएं, तीव्र वर्षा, फिर जलवायु परिवर्तन, फिर नदियों के किनारे बांधों का निर्माण, फिर अनुचित कृषि पद्धति, अवैध रेत उत्खनन, वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण। तो यही सब कारण है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में मैंने कुछ प्रभाव बता दिए कि प्रभाव कौन कौन से हैं, कि मृदा अपरदन से प्रभाव क्या पड़ रहा है चंबल क्षेत्र में। ठीक है, तो देखो, बीहड़ों का निर्माण हो रहा है। जब भी आप कभी चंबल जाओगे, भिंड मुरैना शिवपुर जाओ, तो वहाँ देखोगे आप बड़े बड़े खड्ड बने आपको दिखेंगे, भूमि के बड़े बड़े उठे हुए खंड मिलेंगे आपको देखने को, उसको बोलते बीहड़। तो बीहड़ों का क्या होता है, निर्माण होता है। बाढ़ की जो तीव्रता होती है उसमें वृद्धि होती है मृदा अपरदन से। अनउपजाऊ कृषि भूमि में वृद्धि होती है मृदा अपरदन से। मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। तो ये सब क्या है, प्रभाव है मृदा अपरदन के। फिर देखो उपाय, फिर मैंने कुछ उपाय लिख दिए। फिर मैंने लिख दिया कि वृक्षारोपण, शुष्क कृषि को बढ़ावा, बांध व मेड़ का निर्माण किया जाए। ठीक है ना, कंटूर फार्मिंग, बीहड़ विकास कार्यक्रम। तो ये सब क्या है, उपाय हैं। तो इस प्रकार से इस 5 मार्क का क्वेश्चन को करना था। ये आपसे 2022 के मेंस में पूछा गया है, पेपर उठा के आप देखिएगा। तो इस प्रकार से उसको करना था। अब मैंने ये बिल्कुल लाइन टू लाइन कैसे लिखा है, मतलब ये मैंने ये यहाँ चालू किया, फिर मैंने यहाँ से स्थिति लिख दी यहाँ पर, फिर स्थिति यहाँ पर ख़त्म हुई, तो फिर मैंने यहाँ से प्रकार लिख दिए, फिर मैंने कारण लिख दिए। मैंने ये इसलिए लिखा है कि जिसमें आप समझ सको कि वहाँ पे आपको कैसे लिखना है, क्योंकि आपके पास में जो जगह रहेगी बहुत कम रहेगी। ठीक है ना, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, जहाँ से आपका एक वाक्य ख़त्म होता है वहीं से दूसरे चालू कर देना है आपको। तो इस प्रकार से आप करोगे। ऊपर के प्रश्नों को मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा है। ठीक है ना, यदि मैं रियलिटी में कॉपी में लिख रहा होता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे जिले, मैंने ये जिले लिखे और फिर मैंने यहाँ पे ख़त्म हो गए मेरे ज़िले, तो क्षेत्रफल जो मैंने लिखा है मैं नीचे की लाइन में नहीं लिखता, मैं क्षेत्रफल यहीं से लिखना चालू कर देता, क्योंकि हमारे पास में इतना स्पेस ही नहीं है कि हम इतना फैला फैला के लिख पाएँ। वो केवल समझाने के उद्देश्य से आपको इस तरीके से वो पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है ना, बाकी अब जैसे यहाँ पे नदियाँ ख़त्म हो गई, जो नीचे मैंने वन लिखे हैं, ये वन, मैं वन को यहीं से यहीं पे वन लिख देता हूँ मैं, और यहीं से चालू कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी पूरी लाइनों का आपको उपयोग करना है। इस प्रकार से आपको चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन पर टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है ना, पहले तो मृदा अपरदन को बता देना था, फिर उसकी स्थिति बता देनी थी, फिर उसका कारण बता देना था, फिर उसके प्रभाव बता देने थे, फिर उसके कुछ उपाय बता देने थे। इस प्रकार से करना था ये क्वेश्चन। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपको 7 से 8 लाइनों में लिखना था। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने इसका इंट्रो बता दिया। यह केंद्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का क्या है, शीर्ष निकाय है। आपदा प्रबंधन करने के लिए शीर्ष निकाय है ये केंद्रीय स्तर पर। कौन सा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, फिर मैंने इसका गठन बता दिया, किस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2006 में इसका गठन हुआ है। फिर मैंने इसकी संरचना बता दी कि इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और तथा इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित 3 सदस्य होते हैं। तो ये मैंने इसकी संरचना बता दी। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। जब आपसे कभी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूछ ले वो क्वेश्चन में 7 से 8 लाइनों में, तो आपको इसी प्रकार से करना है कि पहला आपको इंट्रो बता देना है कि यह केंद्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का क्या है, शीर्ष निकाय है। फिर आपको उसका गठन बता देना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ है, वर्ष 2006 में इसका गठन हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2006 में इसका गठन हुआ है। संरचना बता देनी है कि पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 3 सदस्य होते हैं। फिर आपको इसके कार्य लिख देते हैं, क्योंकि आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर। फिर आपको कुछ लिख देना इसके कार्य। तो देखो कार्य कौन कौन से हैं। आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्माण करना। ठीक है,
आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिशा निर्देश देना, आपदाओं से बचाव तथा आपदा का सामना करने हेतु क्षमता निर्माण करना, ठीक है ना। तो ये सब एनडीआरएफ का भी निर्देशन करता है, ठीक है। ये सब इसके कार्य हैं। इस प्रकार से आपको कार्य लिखने हैं। कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं हम, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए मानक नीतियों एवं दिशा निर्देशों का निर्धारण करना, एनडीआरएफ का निर्देशन करना तथा पड़ोसी देशों की सहायता करना। पड़ोसी देशों में यदि कोई आपदा आती है, श्रीलंका में कोई आपदा आ गई, नेपाल में आ गई, कोई भूटान में भूकंप आ गया, तो क्या कहते, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उनको हेल्प करता है। हमारी एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ की टीम जाती है वहाँ पे राहत बचाव कार्य करने के लिए। देश में कहीं भी आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, जो क्षति होती है, ठीक है ना, उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ जाती है। एनडीआरएफ की 15 बटालियन है पूरे देश में। तो एनडीआरएफ को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना, या आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना था। पहले इंट्रो दे दो आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, फिर उसका गठन बता दो किस अधिनियम के तहत हुआ है, फिर उसकी संरचना बता दो, फिर उसके कार्य लिख दो। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो पूरा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना था। फिर देखो, आपका जो लास्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है जीपीएस क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो जीपीएस जीआईएस जो आपकी यूनिट 5 जो है, पेपर फर्स्ट पार्ट बी जो यूनिट 5 है, उसमें जीपीएस जीआईएस वगैरह हैं आपके, ठीक है। तो देखो जीपीएस क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया जीपीएस के बारे में एक इंट्रो। तो देखो, क्योंकि उसने पूछा है प्रश्न में कि जीपीएस है क्या, उसके अनुप्रयोग लिखने थे, तो मैंने बता दिया कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक उपग्रह आधारित वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है। क्या है? एक उपग्रह आधारित वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है। क्या? जीपीएस, ठीक है ना, जो अवस्थिति और समय की जानकारी देती है, ये भी मैंने बता दिया। फिर मैंने बता दिया कि जीपीएस सीधे उपग्रह से जुड़ा होता है और उपग्रह द्वारा भेजे गए संदेशों के आधार पर काम करता है। ये मैंने जीपीएस को बता दिया। फिर मैंने कुछ अनुप्रयोग लिख दिए। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आप चाहो तो इसके सेगमेंट बता सकते थे। जीपीएस में क्या कौन कौन से उपकरण होते हैं, यूजर सेगमेंट होता है, स्पेस सेगमेंट होता है, कंट्रोल सेगमेंट होता है, वो भी आप लिख सकते थे इसमें। वो मैंने नहीं लिखा, केवल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब देखो, अनुप्रयोग लिख दिए मैंने। अनुप्रयोग देखो बहुत सारे हैं आपके पास, आपके नोट्स में जितने भी अनुप्रयोग लिखे हो उनमें से कुछ चुनिंदा अनुप्रयोगों को आप 5 से 7 8 लाइन में यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन अनुप्रयोगों को लिख देना। मैंने भी पूरे अनुप्रयोग नहीं लिखे हैं, बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं, मैंने सिंपल लिख दिए, केवल आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन का आंसर आपको देना किस प्रकार से। तो आंसर राइटिंग क्लास में आपको यही सिखाया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको देना किस प्रकार से। तो देखो, मैंने अनुप्रयोग बता दिए कि स्थान मतलब स्थिति का निर्धारण करता है जीपीएस। नेविगेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में, ठीक है, नेविगेशन का काम करता है। ट्रैकिंग, वस्तुओं की निगरानी, पर्सनल मूवमेंट, कोई वस्तु को ट्रैक करना कि कोई वस्तु कहाँ पे है, इसका काम भी जीपीएस से होता है। मानचित्रण, जो नक्शे तैयार किए जाते हैं उसका काम भी जीपीएस से होता है। समय, सटीक समय को मापता है, ये काम भी जीपीएस करता है। सैन्य प्रयोग, दुश्मन के मिसाइल, एयरक्राफ्ट आदि को ट्रैक भी करता है। कौन? जीपीएस। अमेरिकी सैन्य विभाग जो थी, अमेरिकी सेना जो थी, उन्होंने जीपीएस का क्या किया था? विकास किया था, ठीक है। तो इसके सैन्य उपयोग भी हैं कई सारे। कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं हम किसी भी वस्तु के, किसी भी स्थान के, जिससे हमें पता चल जाता है कि वह वस्तु है ना कहाँ पर है। तो ये सब जीपीएस के क्या है? अनुप्रयोग है। तो इस प्रकार से आपको जीपीएस करना था। तो ये आपके सारे 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा। अब हम चलते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों पर, ठीक है। 2 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, ठीक है ना। रोज़ आपको ऐसे ही पेपर मिलेगा, ठीक है ना, जिसको आपको अब लिखना है, ठीक है ना, और फिर उसकी मॉडल आंसर आपको वीडियो दी जाएगी। तो देखो प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न था, भारत में स्थित हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, और ज्वालामुखी क्या है, विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण समझाइए, ठीक है। तो अब हम इनके आंसर देख लेते हैं कि इनके आंसर किस प्रकार से लिखने थे। पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत में स्थित हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बता दिया हिमालय के बारे में कि हिमालय है क्या। फिर हमें उत्पत्ति की व्याख्या करनी है। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में 2 प्रमुख सिद्धांत बहुत ही सर्वमान्य हैं। एक है कोहबर का भूसन्नति सिद्धांत और एक है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर आपसे अलग से भी पूछे जा सकते हैं 11 मार्कर में, ये दोनों सिद्धांत, ठीक है ना। तो याद कर लेना आप अच्छी तरीके से इनको।
अब जो हिमालय का निर्माण की जो हिमालय की उत्पत्ति हो रही है, हिमालय का जो निर्माण हो रहा है, इन सिद्धांतों के माध्यम से उनको समझाया जाता है। तो देखो किस प्रकार से करना था इस क्वेश्चन को। तो पहली लाइन मैंने लिख दी कि हिमालय एक क्या है, नवीन बलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति अल्पाइन काल में दो प्लेटों के मध्य अभिसारी गति के फलस्वरूप हुई है। ठीक ना, अभिसारी गति कहलाती है, जैसे दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें, ये इस साइड जा रही है, एक प्लेट ये है, ठीक ना, ये भी इसी साइड जा रही है, तो मतलब इस साइड ये जा रही है तो इसी साइड एक दूसरी तरफ जा रही है, इसी को बोलते हैं अभिसारी गति। ठीक है, तो हिमालय क्या है, एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति अल्पाइन काल में दो प्लेटों के मध्य अभिसारी गति के फलस्वरूप हुई है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत सर्वमान्य है। ठीक है ना, फिर मैंने उन सिद्धांतों का एक डायग्राम बता दिया। कल जब हम हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि आप जो भी चीज़ आगे लिखने वाले हो, जैसे आप सिद्धांत बताने वाले हो, इसकी उत्पत्ति के संबंध में आप दो प्रमुख सिद्धांत बताने वाले हो, तो उन सिद्धांतों का पहले एक ऐसा डायग्राम बना दो। ठीक है ना, कि वो सिद्धांत है कौन से। तो ऐसे बनाने से इफेक्ट जाता है, अट्रैक्टिव आपकी कॉपी लगती है। तो देखो, पहला सिद्धांत है भूसंनति सिद्धांत कोहबर का, दूसरा सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरियस का। फिर देखते हैं हम फिर हम इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, इसको डिस्क्रिप्टिव वे में हम लिखेंगे, विस्तार से इनको लिखेंगे। तो देखो, पहला सिद्धांत है भूसंनति सिद्धांत। तो भूसंनति सिद्धांत क्या बोलता है, कोहबर महोदय के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व टैथिस नामक एक भूसंनति थी जो मुख्य रूप से अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड को क्या करती थी, विभाजित करती थी। फिर देखो, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियाँ टैथिस सागर में लगातार अवसाद का जमाव करने लगीं। परिणाम स्वरूप संपीड़न बल उत्पन्न होने के कारण दोनों संलग्न भूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ और परिणाम स्वरूप टैथिस सागर के स्थान पर एक नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक ना, नवीन बलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। कोहबर ने भूसंनति को पर्वत का पालना कहा है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप पूरे भूसंनति सिद्धांत को पढ़ना। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आप एक डायग्राम भी बना सकते थे। ठीक है, ये देखो सिद्धांत को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना था। ठीक है ना, बीच में ये पानी बता देना था आपको, ये पानी है। ठीक है, ये नदी बह रही है। तो कोहबर ने बोला है कि एक जो ये लैंड था इसको बोला है अंगारा लैंड, इसको बोला है गोंडवाना लैंड। कोहबर ने बोला है कि इन दोनों के बीच में क्या था, एक जल संहति थी जिसको उन्होंने बोला है टैथिस। ये है टैथिस, ठीक है ना, ये टैथिस है। फिर क्या हुआ, अंगारा लैंड से नदियाँ निकली, इसमें गिरी, ये इधर से गिरी, यहाँ से नदियाँ निकली गोंडवाना लैंड से, इसी जल संहति में गिरी। ठीक है ना, फिर इस जल संहति जो थी, ये पूरी जल संहति जो थी, इसमें क्या हुआ, नदियाँ अपने साथ में मिट्टी पत्थर कंकड़ लाती हैं और यहाँ पे क्या हुआ, अवसाद जमा हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, संपीड़न बल उत्पन्न हुआ। संपीड़न बल मतलब इस प्रकार से किसी वस्तु पर संपीड़न बल लगता है तो इस प्रकार से लगता है, ये इस तरीके से संपीड़न, इसको संपीड किया, कंप्रेस किया। ठीक है ना, समझ आप। तो क्या हुआ, ये अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था, ये टैथिस नामक क्या थी, जल संहति थी। ये नदियाँ बह रही थी और नदियाँ बहकर यहाँ पर गिर रही थी। इन्होंने क्या किया, अवसाद का जमा किया। बाद में क्या हुआ, कंप्रेशन फोर्स लगा और इस पूरी जगह में कंप्रेशन फोर्स लगा और यहाँ पे जो अवसाद थे उनसे क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है ना, तो संपीड़न बल लगता है और हिमालय इस प्रकार से निर्मित हो रहा है। ठीक है, तो ये बोलता है भूसंनति सिद्धांत। तो ये पूरा सब कुछ इस प्रकार से लिखा था। आपको ये डायग्राम भी यहाँ पे बीच में बना सकते हो, आप बनाना था यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस प्रकार का आप डायग्राम कर लेना। तो ये आपका हो गया पहला सिद्धांत, भूसंनति सिद्धांत। फिर दूसरा आपको बताना था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो देखो, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या बोलता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, हैरियस के अनुसार, आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के मध्य टैथिस नामक उथला सागर था। इन प्लेटों के मध्य अभिसारी गति होने के कारण संपीड़न बल क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप टैथिस नामक सागर में बलन पड़ने से ऊर्ध्वाधर गति प्रारंभ हुई तथा एक नवीन बलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय क्रमशः निर्मित हुए। ठीक है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। अब इस वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ना, क्योंकि मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना था आंसर को। ठीक है, मैं आपकी क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो देखो, उन्होंने ये बोला है कि ये थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये बोला है यूरेशियन प्लेट। भारत जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आता है। आप पूरे सिद्धांत को अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे जब, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, जो संपूर्ण पृथ्वी को अनेक प्लेटों में बांट दिया गया।
कई प्रकार की प्लेटें हैं, महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है ना। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। वो बोलता है कि एक प्लेट थी इंडो यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये थी आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, ये दोनों आपस में टकराई। जब ये टकराई तो इससे क्या हो रहा है, हिमालय का निर्माण हो रहा है। इनके बीच में ये भी बोलते हैं, ये भी टेथिस नामक जल संहति बोलते हैं कि इसके बीच में है। तो यही सब लिखा है, समझ रहे हैं आप। ये एक प्लेट है, इसको बोल रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इनके बीच और ये बीच में क्या है, टेथिस जल संहति है, ठीक है, टेथिस सागर है। ये एक दूसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है ना, तो बीच का हिस्सा है यहाँ पे बुलंद पड़ते हैं और हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो ये इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। फिर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कुछ प्रमाण भी हैं। तो देखो प्रमाण क्या है, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे क्या हो रहा है, भूकंप का लगातार निर्माण हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे टेक्टोनिक क्रिया हो रही है, चोटियों की ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। जो हिमालय की चोटी, आपको पता होगा हिमालय की चोटी में वृद्धि हो रही है, ठीक ना, आपको पता होगा। माउंट एवरेस्ट की आप पुरानी किताब उठाना, उसमें माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कुछ और दी होगी। अभी वर्तमान की किताब उठाना तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ बढ़ गई है, ठीक है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन, ठीक है, नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं। करेवा मृदा का निर्माण, मादा लिख गया यहाँ पे, मृदा है मतलब मिट्टी, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रमाण है प्लेट टेक्टोनिक की। तो इस सिद्धांत को आपको, मतलब इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना था। भारत में स्थित हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, सबसे पहले क्या करना था आपको, हिमालय पर्वत के बारे में घंटों लिख देना था। फिर आपको सिद्धांत बता देने थे कि किस सिद्धांत के तहत समझाया जाता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को। तो दो सिद्धांत प्रमुख हैं, दो सिद्धांतों का आपको डायग्राम बना देना था। फिर दोनों सिद्धांतों को आपको लिख देना था, इस प्रकार से आपको लिखना था, ठीक है। बीच में आपको एक डायग्राम बना देना था इस सिद्धांत से संबंधित, आपके नोट्स में वो दिया हुआ होगा। फिर आपको क्या करना था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझाना था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत लिखना था आपको, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का भी आप एक डायग्राम बना देना था। तो ये आपका हो गया 11 मार्क का क्वेश्चन हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्या है। क्वेश्चन आपका है ज्वालामुखी क्या है, विश्व में ज्वालामुखी का वितरण समझाइए। ये क्वेश्चन भी इसी बार 2022 का मेंस में पूछा गया, जो आपकी जनवरी महीने में जो परीक्षा अभी हुई है, ठीक ना, मेंस परीक्षा, उसमें पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरा क्वेश्चन जो करते हो मैंने सेम रख दिया आपके लिए, पढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन को करना कैसे था, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करना था इस क्वेश्चन को। तो देखो, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्या है। तो मैंने सबसे पहले ज्वालामुखी का इंट्रो दे दिया कि ज्वालामुखी क्या है, ऐसे प्राकृतिक छिद्र हैं जिनके मुख से गर्म लावा पदार्थ, चट्टान के टुकड़े, जलवाष्प तथा गैसें बाहर निकलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। आप चाहो तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते थे ज्वालामुखियों के, कि ज्वालामुखी में कुछ एग्जाम्पल लिख देते, ठीक है। फिर मैंने ज्वालामुखी की उद्गार के कारण बता दिए कि प्लेट विवर्तकनी और ये जो प्लेट टेक्टोनिक है, जो ऊपर सिद्धांत हमने पढ़ा है, ठीक है ना। कमजोर भूपटल भी ज्वालामुखी उद्गार का एक कारण है। आंतरिक उच्च तापमान भी, और कई सारे कारण होते हैं, आप उन सारे कारणों को लिख सकते थे। आप चाहो तो बगल में एक ज्वालामुखी का चित्र भी बना सकते थे, कि ज्वालामुखी का जो इस प्रकार से चित्र बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार से ज्वालामुखी का चित्र बनता है, ठीक है, आप वो भी बना सकते थे। नीचे यहाँ पे मैग्मा चैम्बर होता है, ये ज्वालामुखी नली होती है, ज्वालामुखी का मुख होता है, ये ज्वालामुखी शंकु होता है। तो इस प्रकार से आपको एक चित्र बना सकते थे आप यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आपने ज्वालामुखी को थोड़ा सा बता दिया। फिर आपको आपका जो मेन क्वेश्चन है वो है विश्व में ज्वालामुखियों का क्या करना था, वितरण समझाना था। तो ये मेन क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। तो अब इसको आपको चालू करना है। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कि ज्वालामुखियों का संबंध मुख्य रूप से प्लेट सीमांतों से है। प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर और 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों पर तथा शेष 5% ज्वालामुखी आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। क्योंकि हम विश्व वितरण समझा रहे हैं ज्वालामुखी का, तो सबसे पहले हमने बताया कि किस प्रकार से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विनाशात्मक प्लेट का मतलब है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति कर रही हुई, ये दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। जब ये टकराएंगी तो इसको बोलेंगे विनाशात्मक प्लेट किनारा। जब ये आपस में टकरा जाएंगी
तो वो किनारा जहाँ पे टकराएंगे, ठीक है ना, उसको बोलेंगे विनाशात्मक प्लेट किनारा। ये सब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात है, ये विनाशात्मक प्लेट किनारा है, ठीक है ना। और जो रचनात्मक प्लेट किनारा होता है, रचनात्मक प्लेट किनारे का मतलब होता है दो प्लेटें जो हैं, जैसे दो प्लेटें ये हैं, ये दो प्लेटें हैं, ये जब एक दूसरे से दूर जाती हैं, इस प्रकार से गति करती हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये जो किनारा होता है उसको बोलते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, ठीक है ना। तो ये और इसी गति को बोलते हैं अपसारी गति, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये जा रही हैं देखो दूर, तो इस गति को बोलेंगे अपसारी गति, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है ना। यदि एक दूसरे की तरफ जाएंगी, एक दूसरे के पास जाएंगी, तो इसको बोलेंगे अभिसारी गति। और यहाँ पर जो प्लेट किनारा बनेगा उसको बोलेंगे विनाशात्मक प्लेट किनारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि ज्वालामुखी का संबंध मुख्य रूप से प्लेट सीमांतों से है। प्लेट टेक्टोनिकी के आधार पर 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों पर तथा शेष 5% ज्वालामुखी आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। फिर मैंने लिख दिया कि विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्रों को मुख्य रूप से निम्न पेटियों में बांटा गया है। 4 मुख्य पेटियां हैं ज्वालामुखी की, ठीक है। ज्वालामुखी का वितरण जो है पूरे विश्व में, उनको 4 मुख्य पेटियों के अंतर्गत समझा जाता है, ठीक है ना। तो देखो, पहली पेटी जो है वो है प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरी पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी, चौथी पेटी है अंतरप्लेटीय ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना था क्वेश्चन को। पहले ज्वालामुखी को थोड़ा बहुत बता देना था, तो ज्वालामुखी का डायग्राम बना देना था आपको। फिर आपको जो ज्वालामुखियों का वितरण है उसको समझाना था। तो ज्वालामुखी के वितरण की जो पेटियां हम लिखने वाले हैं, उन पेटियों को मैंने पहले इस तरीके से लिख दिया। फिर हम एक एक करके इन पेटियों को डिफाइन करेंगे। इन पेटियों के अंतर्गत जो जो ज्वालामुखी आते हैं उनको लिखना था। तो देखो उनको लिखते हैं। सबसे पहले हमारी पेटी थी प्रशांत महासागरीय पेटी। तो प्रशांत महासागरीय पेटी को देख लो। प्रशांत महासागर के चारों ओर विनाशात्मक प्लेट किनारा पाया जाता है, जिस कारण यहाँ संपूर्ण विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी स्थित हैं। 2/3 ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित हैं। ज्वालामुखी की इस अधिकता के कारण प्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर 3 मार्कर क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा चुका है, पहले पीएससी ने पूछा है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई, क्या हो गई, प्रशांत महासागरीय पेटी। रिंग ऑफ फायर को भी 3 मार्कर में कर लेना आप। तो ये प्रशांत महासागरीय पेटी हो गई, मैंने इसके बारे में लिख दिया। फिर मैंने कुछ उदाहरण बता दिए प्रशांत महासागरीय पेटी में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। तो देखो, कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, ये भी प्रशांत महासागरीय पेटी में। ओजस डेल सलाडो भी एक ज्वालामुखी है, ये प्रशांत महासागरीय पेटी में। मोना लोआ भी एक ज्वालामुखी है। एरेबस भी एक ज्वालामुखी, ये सब प्रशांत महासागरीय पेटी की ज्वालामुखी हैं। फिर अगली पेटी जो आपकी आ रही है वो आ रही है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो देखो, मध्य महाद्वीपीय पेटी को प्रशांत महासागरीय पेटी के पश्चात यह दूसरी सबसे बड़ी ज्वालामुखी पेटी है। सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है तो प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी के पश्चात दूसरी बड़ी ज्वालामुखी पेटी है कौन सी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ ज्वालामुखी क्रिया का कारण प्लेटों के अभिसारी सीमांतों के सहारे अधिक घनत्व की प्लेट में प्रत्यावर्तन और मैग्मा का उद्गार है, ठीक ना। इस क्षेत्र में यूरेशियन, अफ्रीकन एवं इंडियन प्लेट को के अभिसरण क्षेत्र से ज्वालामुखी स्थित हैं। इस पेटी की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा जाती है अटलांटिक महासागर से होते हुए पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है। दूसरी शाखा जाती है, यह स्पेन, इटली, ईरान होते हुए हिमालय की ओर बढ़ती है। जो हमारे हिमालय पर्वत जो है ज्वालामुखी की इसी पेटी के अंतर्गत आता है। तीसरी शाखा जो है अफ्रीका में विस्तृत है। तो ये मैंने बता दी मध्य महाद्वीपीय पेटी। फिर मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए कि मध्य महाद्वीपीय पेटी के जो ज्वालामुखी है उनके कुछ उदाहरण लिख दिए। उदाहरण है स्ट्रॉम वैली। स्ट्रॉम वैली भी आपको 3 मार्कर में पर्टिकुलर पूछा जा सकता है। इटली में है स्ट्रॉम वैली। स्ट्रॉम वैली को जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, ठीक है ना। विसुवियस ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, देमवन ज्वालामुखी, को सुल्तान ज्वालामुखी, ये सारे ज्वालामुखी आते हैं किस पेटी में, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। फिर अगली पेटी जो है ज्वालामुखी वितरण हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगली पेटी जो है वो है मध्य अटलांटिक पेटी। तो यह ज्वालामुखी की तीसरी प्रमुख पेटी है। यहाँ प्लेटों के अपसारी सीमांतों के सहारे उत्पन्न दरार के कारण मैग्मा की सतह पर आने से ज्वालामुखी पर्वतों को इत्यादि का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। यह ज्वालामुखी क्रिया जल के नीचे होती है, इस कारण यह दृश्य नहीं होती। इस पेटी का विस्तार अटलांटिक महासागर में उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक है। जो अटलांटिक महासागर जो है ना, अटलांटिक महासागर में बीच में आपने पढ़ा होगा मध्य अटलांटिक कटक है। मध्य अटलांटिक कटक जो है समुद्र में डूबा हुआ पर्वत है, जो
जितने भी बलित पर्वत हैं जो दुनिया के, जो पृथ्वी के ऊपर है, मतलब ज़मीन के ऊपर है, उन सबसे लंबा है मध्य अटलांटिक कटक। ये समुद्र में डूबा हुआ है। मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण इसी पेटी के अंतर्गत हुआ है, ठीक है ना। और अब सारी क्रिया जो होती है प्लेटों की, उसके कारण हुआ है मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण। तो ये वही मध्य अटलांटिक पेटी है। तो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच से ये पेटी चालू होती है, आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक। तो देखो इस पेटी के कुछ ज्वालामुखी मैंने लिख दिए, जैसे उदाहरण एंटिलीज ज्वालामुखी, एजोर्स ज्वालामुखी, सेंट हेलेना ज्वालामुखी, हेकला और लॉकी ज्वालामुखी। ये सब ज्वालामुखियों के नाम हैं, ठीक है ना। इस पेटी के अंतर्गत जितने भी ज्वालामुखी हैं वो मैंने लिख दी प्रमुख प्रमुख। फिर हम देख लेते हैं हमारी अगली पेटी। जो हमारी अगली पेटी है वो है अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी, ठीक है ना। महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी क्रियाएं देखी गई हैं, जिन्हें सूक्ष्म प्लेट गतिविधि एवं गर्म स्थल की संकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा इनका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो सका है। हवाई द्वीप से लेकर कमचटका तक के ज्वालामुखी, पूर्वी अफ्रीका के भूवंश घाटी के ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी के दरारी उद्वेलन से बने कोलंबिया स्नैक पठार, पुराना पठार, दक्कन ट्रैप व ड्रेकिंसबर्ग पठार अंतरप्लेटीय ज्वालामुखी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये आपकी क्या होगी चौथी अंतरप्लेटीय ज्वालामुखी हो गई, ठीक है ना। जो आपकी चौथी पेटी थी ज्वालामुखी वो हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, क्योंकि अब मैं आपको एक एक पूरे क्वेश्चन को तो समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको केवल आंसर लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप आंसर का फॉर्मेट देख लो कि आंसर का फॉर्मेट किस प्रकार करना था, क्या क्या उसमें लिखना था। ये क्वेश्चन इसी बार आया है 2022 के मेंस में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब कभी हम अलग से क्लास लेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा, ज्वालामुखी का विश्व वितरण आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो अभी मैं केवल आपको आंसर की फॉर्मेटिंग करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आंसर लिखना था। तो देखो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। पहले इंट्रो दे देना था ज्वालामुखी का, क्योंकि पूछा गया ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण। साथ में यहाँ पे एक ज्वालामुखी का डायग्राम आपको बना देना था, ठीक है। फिर आपको ज्वालामुखियों का वितरण समझाना था। तो आपको जो चार पेटियाँ हैं ज्वालामुखी की विश्व में, जिसके अंदर सारे ज्वालामुखी बांटे गए हैं, उन सारी पेटियों के नाम लिख देने थे। फिर इन पेटियों को आपको क्या करना था, डिस्क्राइब कर देना था। तो सारी पेटियों को मैंने देखो डिस्क्राइब कर दिया। फिर मैंने इसके अंतर्गत जो जो ज्वालामुखी है उनके नाम भी लिख दिए। सारी पेटियों को मैंने अच्छे तरीके से लिखा है। इस तरीके से आपको करना था। थोड़ा थोड़ा आप इस मटेरियल को आप काट भी सकते हो, आपको देखना है आपके 2 पेज में ये चीज़ आ जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया 11 मार्कर क्वेश्चन, इसी बार जो 2022 के मेंस में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना थी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको आपकी जो कल वाली क्लास जो है, कल वाली क्लास आपकी होगी जो आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के पार्ट ए की क्लास होगी। कल मैं आपको पार्ट ए की क्लास कराऊंगा। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो, ये टेस्ट सीरीज चालू होगी 15 जनवरी से। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में सारी जानकारी और इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल डाल दिया गया है, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की आंसर राइटिंग की अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। और क्योंकि ये टेस्ट सीरीज यदि आपको ज्वाइन करनी है तो आप 1299 रुपये देकर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो टेस्ट सीरीज होगी इसके लिए आपके लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, प्राइवेट ग्रुप रहेगा वो, ठीक है। और उसमें आपको ये सारी आंसर राइटिंग कराई जाएगी। और ये वीडियो जो है पब्लिकली नहीं डाली जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है ना। यूट्यूब पर सारे लोग इसको नहीं देख पाएंगे। जो लोग 1299 रुपये देकर जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं वही केवल इस वीडियो को देख पाएंगे। तो इस प्रकार से ये था। चलिए, तो ये आज के लेक्चर का अंत था। कल फिर मिलते हैं। डेमो टेस्ट जो आपका 3 है, पेपर सेकंड पार्ट ए का, आप तैयारी कर लिए। कल उसका क्या होगा, कल उसकी मैं आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।